हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन का पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एक ही जगह पर सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो और उनके क्वेश्चन आंसर के साथ में वीडियो मिलती रहे। आपको बार बार गूगल पे जाके ढूंढनी ना पड़े या यूट्यूब पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने चैप्टर में। देखिए, जैसा यहाँ दिखाया गया है, बहुत सारे राज्य उठ खड़े हुए थे मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी बन के। जैसे शुंग थे, शुंगों ने तो उनको मौर्यन सम्राट का एम्परर का मर्डर ही किया था लास्ट का। शक थे, कुषाण थे, सातवाहन थे, चेदी थे। फिर उसके बाद में चेदी तक आप कवर कर चुके हो। अब हम पढ़ेंगे कि दक्षिण में कौन कौन, इनको चोल, चेर और पांड्य के बारे में जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो यही सारा आपने पूरा पढ़ा था। इसका शुंग के बारे में पढ़ा था कि कैसे उनका उदय हुआ, उन्होंने कला में क्या योगदान था, लोग कैसे रहते थे, कैसा उनका जीवन था। सातवाहन को पढ़ा था आपने, सातवाहन कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या क्या उनका आर्ट कल्चर में योगदान था उनका। ठीक है, ये देखिए, जैसे कारले की केव देखी थी आपने, कितना सुंदर एग्जाम्पल था उस समय का। फिर आपने चेदी पढ़े थे, चेदी भी खत्म हो गए थे। अब आज हम शुरू करेंगे किंगडम एंड लाइफ इन साउथ। तो दक्षिण में जो साम्राज्य थे और लोगों का जीवन था, जनजीवन कैसा था वहाँ पे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं किंगडम एंड लाइफ इन साउथ। दक्षिण में जो साम्राज्य थे और जो वहाँ के लोगों का जनजीवन था, कैसा था। इन इंडिया सदर्न रीजन, भारत के दक्षिण क्षेत्र में, द पीरियड बिटवीन द सेकेंड और थर्ड सेंचुरी BC एंड थर्ड सेंचुरी CE। तो जो दूसरी से तीसरी BCE का और थर्ड BC के बीच का पीरियड था, ठीक है, अराउंड 500 से 600 साल। सो द राइज ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ 3 पावरफुल किंगडम। तो उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों का उत्कर्ष का साक्षी रहा है वो, जिनमें कौन कौन थे, चेर थे, चोल थे और पांड्य थे। विच ऑफन कम्पीटेड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ में क्या करते थे, प्रतिद्वंद्विता, लड़ते रहते थे। ठीक है, उसके साथ साथ वे व्यापार भी करते थे, व्यापार और संस्कृति की उन्नति में भी वे योगदान देते रहे। ओवर साउथ वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजन्स ग्रोथ एंड ट्रेड एंड कल्चर। तो उनका आपस में कंपटीशन भी चलता था और वे साउथ के की ग्रोथ में, ट्रेड में और कल्चर में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेट अस रिमेंबर हाउ अशोका's empire stopped at those South Indian kingdoms which he mentioned in his edicts, which suggest that they remain independent even at the height of Mauryan power। तो अब आप इस चीज़ को याद रखिए कि जो सम्राट अशोक हुए थे, उनका जो साम्राज्य था, एम्पायर था, वो बहुत दूर दक्षिण तक नहीं पहुंच पाया था। जैसा कि उन्होंने अपने जो शिलालेख लिखे हैं, एडिक्ट्स लिखे हैं, शिलालेख जिनको बोलते हैं, उसमें मेंशन भी कर रखा है उन्होंने कि वो बहुत दूर दक्षिण तक अपने साम्राज्य को नहीं फैला पाया था। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो राजा मौर्य साम्राज्य के ये जो राज्य थे, वे मौर्य साम्राज्य के जो चरमोत्कर्ष था, वो अपनी फुल पावर में था, तब भी इंडिपेंडेंट थे। एंड ऑल्दो खारवेल क्लेम दैट ही डिफीटेड एन अलायंस ऑफ साउथ इंडियन किंग दैट threatened his own territory, the location of the battle is known. His the don't seem to have invaded the southern region। जबकि जो खारवेल शासक हुए, चेदी जो आपने ऊपर पढ़ा है, उन्होंने ये दावा जरूर किया कि उन्होंने दक्षिण भारत के राजाओं के एक महासंघ को पराजित किया। ठीक है, जो उनकी सीमाओं के लिए संकट पैदा करते थे, वो उधर बार बार लड़ने के लिए आते थे, तो उनकी सीमाओं का संकट होता था। परंतु इस युद्ध का स्थान पता नहीं है कि वो कहाँ पे लड़ा गया था, और ये भी क्लियर नहीं है कि उन्होंने दक्षिण क्षेत्र पर आक्रमण किया था, खारवेल राजाओं ने, खारवेल शासक ने। बट वो ये क्लेम करते हैं कि हमने साउथ इंडियन जो अलायंस था उसको हराया था, राजाओं के पूरे एक महासंघ को, साउथ इंडियन अलायंसेस को। थिंक अबाउट इट, आइए विचार करें।
In the map of given on next page, you may notice different symbol alongside the name of kingdoms. तो आप अगले पेज पे जो मैप दिया गया है उसमें विभिन्न राज्यों के नाम के साथ कुछ स्पेशल सिंबल देख सकते हैं. What do these symbol represent? अब ये सिंबल ये क्या शो करते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थिंक अबाउट हाउ दे हाईलाइट द यूनिक आइडेंटिटीज ऑफ किंगडम. तो आप इसके बारे में सोचिए, विचार करिए कि प्रत्येक राज्य की विशिष्ट पहचान को ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं. देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, चोलों ने ये किया, जो चेर थे उनका ये सिंबल था, जो पांड्य थे उनका ये सिंबल था. That period saw the advent of many poets whose works collectively known as Sangam literature define the entire era. It come to known be as Sangam age. तो जो ये समय था, उस जो काल था दक्षिण भारत का, उस समय बहुत सारे महान कवियों का प्रादुर्भाव उद्भव हुआ, जिनकी रचनाएं जो उनके, ठीक है, मैनी पोएट्स का जो उनकी रचनाएं थी वो कहाँ लिखी गई? संगम लिटरेचर में, संगम साहित्य में जुड़ गई वो. डिफाइन द एंटायर एरा, जो कि उस पूरे युग को कहा जाता है कि ये संगम युग है, उसके लिटरेचर की वजह से. इट कम टू बी नोन एज द संगम एज. ठीक है. द वर्ड संगम इज डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत संघ. तो जो वर्ड संगम लिया गया है वो संस्कृत के संघ शब्द से लिया गया है, विच ट्रांसलेट टू एसोसिएशन एंड कमिंग टुगेदर. तो जिसका मतलब क्या है कि एक साथ इकट्ठा होना, पूरी समिति या एक साथ में इकट्ठा होना इसका मतलब है. और वही इसका सेम चीज आ रही है कि संगम क्या था, ये कोई एक पोएम या लिटरेचर नहीं थी, ये पूरे जितने भी उस टाइम में पोएट हुए उन्होंने सबने जो अपना योगदान दिया वो पूरे का पूरा ही संगम लिटरेचर कहलाया, उस समय के जितने भी पोएट्स थे. तो ये किसी एक की रचना नहीं है, ये पूरे उस समय के जितने भी पोएट्स थे सबका मिला जुला योगदान है. इन दिस कंटेक्स्ट रेफरिंग टू एन असेंबली ऑफ द पोएट्स. और संगम साहित्य जो है ये, इसका मतलब ही है कि पोएट्स की असेंबली, कवियों की महासभा या सभा. द संगम लिटरेचर, द ओल्डेस्ट इन साउथ इंडिया, कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलेक्शन और एंथोलॉजीज ऑफ पोएम एंड इज मच कंसल्टेड बाई हिस्टोरियन हु इन्वेस्टिगेट द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द टाइम. तो जो ये संगम साहित्य है दक्षिण भारत का क्या है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम साहित्य है, जिसमें विभिन्न बहुत सारे जो काव्य संग्रह हैं उनको इकट्ठा करके बनाया गया है, समावेश है. ये रचनाएं तत्कालीन उस समय के युग की समाज की व्यवस्था, संस्कृति के अध्ययन में इतिहासकारों के लिए क्या है, मेन एविडेंस है, महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, एविडेंस, कि उस समय में लोगों का जीवन कैसा था, समाज व्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी थी. इनसे काफ़ी कुछ आज के हिस्टोरियंस जो हैं उनको पता चलता है. प्राइमरली संगम पोएट्री एक्सप्रेस विद ग्रेट स्किल एंड डेलिकेसी पर्सनल इमोशंस सच एज लव और सोसाइटी वैल्यूज लाइक हेरोइज्म एंड जेनरोसिटी. अब जो संगम काव्य था उसमें मुख्यतः क्या था कि बहुत ही कुशल और सरल भाषा में व्यक्तिगत भावनाएं प्रकट की गई हैं. ठीक है, जितना भी संगम साहित्य है, संगम काव्य है, लिटरेचर है, इसमें सारे में ही तो लोगों ने बड़ी ही सरल भाषा में और बहुत ही कुशलता के साथ में व्यक्तिगत भावनाएं अपनी प्रकट की हैं, जैसे कि प्रेम या सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य आदि चीजें उन्होंने अभिव्यक्त की हैं. नाउ कम टू चोलाज. जो चोल वंश था उसके बारे में जानते हैं. द संगम रेफर टू 3 क्राउन किंग्स, द चोला, चेराज एंड पांड्याज. तो जो संगम साहित्य है उनमें 3 राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है. वो कौन कौन से थे? चोल थे, चेर थे और पांड्य थे. द चोला वर ए पावरफुल डायनेस्टी दैट रूल्ड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC टू 13th सेंचुरी C. देखिए जो चोल थे इनका शासन कितने लंबे समय तक रहा,
साउथ इंडिया में। आप इससे पता लगा सकते हो कि वे कितने पावरफुल थे। उन्होंने ये 3rd सेंचुरी BC 300 BC से शुरू किया और 13th सेंचुरी 1300 ईस्वी तक उनका शासन चला। द चोलाज किंग करिकाल is said to have defeated a combined force of the Cheras and Pandyas and established his supremacy। तो इसमें जो कि चोल का एक राजा था, नरेश था, करिकाल जिसका नाम था, ठीक है। करिकाल के बारे में बोला जाता है कि उसने चेर और पांड्य की दोनों की जो इकट्ठी संयुक्त सेना थी उसको हरा दिया और उन पर अपनी सुपरमेसी मतलब सर्वोच्चता सिद्ध की। शिल्पाधिकारम द टेल ऑफ द एंकलेट, ये शिल्पाधिकारम है जो कि पायल की कथा है, ठीक है। ये उसी समय का एक लिटरेचर है। दिस फेमस एपिक कंपोज सून आफ्टर द संगम कलेक्शंस, तो ये जो प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई वो जो संगम संग्रह था उस समय का, उसके तुरंत बाद की गई, संगम कलेक्शन के। टेल्स द स्टोरी ऑफ कनगी हु लिव्ड हैप्पीली विद हर हस्बैंड कोवलन इन द प्रोस्परस चोला कैपिटल सिटी ऑफ पुहार आइडेंटिफाइड विद कावेरीपट्टनम सीन अर्लियर। तो इसमें किसकी कहानी बताई गई है आपको शिल्पाधिकारम में? ये जो संगम साहित्य था उसके जस्ट बाद में लिखी गई, ठीक है, रचना है, जिसमें जो कनगी होती है, कनगी थी एक, उसकी कथा इसमें लिखी हुई है। वो अपने पति कोवलन के साथ में, जो उस समय के चोल राजधानी थी पुहार, बहुत ही समृद्ध थी, जिसे आज के कावेरीपट्टनम से जोड़ा जाता है। जो आज का कावेरीपट्टनम है वो ही था पुहारपट्टन उस समय का, ठीक है, पुहार। उसमें आराम से सुख शांति से रहते थे। हाउएवर कोवलन फेल इन लव विद ए डांसर एंड इवेंचुअली लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ ओवर हर। तो देखिए जो कोवलन होता है वो एक नृत्य की जो डांसर होती है उस समय में भी उसके प्यार में पड़ जाता है, तो जिसके पीछे वो अपनी जितनी भी उसके पास में संपत्ति होती है वो सारी की सारी नष्ट कर बैठता है। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक ही रिटर्न टू कनगी हु फॉरगेव हिम। अब वो अपनी गलती को मानकर क्या करता है, गलती पर पछतावा करता है और कनगी के पास वापस लौट आता है जो उसकी वाइफ थी, और कनगी ने उसको क्या किया, फॉरगिव, क्षमा कर दिया। दे देन ट्रेवल टू मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्याज किंगडम होपिंग टू रिबिल्ड देयर लाइव्स। अब अपने जीवन को दोबारा से प्रारंभ करने के लिए वे दोनों के दोनों अब पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै में पहुंच गए, ठीक है, जो कि पांड्य राज्य की कैपिटल थी उस टाइम में। टू स्टार्ट ए न्यू कनगी गेव कोवलन वन ऑफ हर एंकलेट टू सेल। अब वहां पर कनगी ने क्या किया, कोवलन को अपनी एक पायल दे दी ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसा ले आए। हाउएवर ही वाज फॉल्सली एक्यूज्ड टू थेफ्ट एंड एग्जीक्यूटेड बाय द पांड्या किंग। अब उस पर क्या होता है कि दुर्भाग्य, जब दुर्भाग्य होता है आदमी का तो ऐसे ही होता है, तो उस पर दुर्भाग्यवश कोवलन पे क्या है, चोरी का झूठा आरोप लग जाता है, और जो पांड्या नरेश है, पांड्यन राजा है, किंग है उस समय में, उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया कि इसको मार दो। डिवेस्टेटेड कनगी प्रूव्ड हिज इनोसेंस बाय रिवेलिंग हर सेकंड एंकलेट। अब जो कनगी थी इस चीज से बहुत दुखी हो चुकी थी, उसने अपनी दूसरी पायल दिखा करके, दूसरा एंकलेट, कि देखिए मेरे पास इस पायल की दूसरा जोड़ा भी है, ये मेरी ही पायल है, ठीक है। तो कोवलन को निर्दोष सिद्ध किया कि मेरी ही पायल थी। द किंग रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, अब राजा को अपनी गलती का आभास हुआ, एहसास हुआ। डाइड ऑफ शोक, और वो दुख से भर गया, ठीक है, या शोक के कारण उसकी मृत्यु हो गई, वो इतना दुखी हो गया कि वो मर गया। कनगी देन क्रश्ड मदुरई इन वॉकिंग द गॉड ऑफ फायर हु डिस्ट्रॉयड द सिटी। अब जो कनगी थी उसने इसके बाद में पूरे मदुरै जो नगर था, सिटी थी, उसको शाप दे दिया, और जो अग्नि देवता था उसका उसने आवाहन किया, जिसने पूरे शहर को
जलाकर, नगर को जला करके राख कर दिया अग्नि देवता ने कनगी के आवाहन पे। सी देन वॉक्ड फर्दर वेस्ट टू द चेरा किंगडम। अब वो कहाँ गई? और पश्चिम की ओर चली, जहां पर वो चेर राज्य की ओर बढ़ी। वेयर शी वाज ऑनर्ड एज ए गोडेस, जहां पर उसको देवी के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। एवन टुडे कनगी इज वर्शिप इन तमिलनाडु एंड केरला। तो आज भी जो तमिलनाडु और केरल है वहां पर कनगी को पूजा जाता है, उसकी पूजा होती है कनगी की। तो शिल्पादिकारम एक्सक्यूसाइड पोएट्री द सेंटर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड द रूलर्स धर्म टू प्रोटेक्ट इट। तो जो शिल्पादिकारम ये पूरी की पूरी पोयम है, ये बहुत ही क्या है, एक्सक्यूसाइट होती है सरस और मार्मिक के मतलब हृदय को छूने वाली कविता है, जो कि न्याय का जो सिद्धांत होता है राजधर्म का, उसकी महत्ता को प्रकट कर रही है कि राजा को न्याय ही करना चाहिए। अगर वो न्याय नहीं करेगा तो उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो न्याय के सारे पहलू पर सबसे पहले राजा को गौर करनी चाहिए, तब उसको न्याय करना चाहिए, ना कि जस्ट थोड़ी सी बात सुन के उसको न्याय दे दे, जैसे कि उसने उसके पति कोवलन को ये डेथ पेनल्टी अवार्ड की थी। इट आल्सो टेक अस थ्रू सिटीज रिच इन ट्रेडेड गुड्स थ्रू 3 किंगडम्स एंड आल्सो थ्रू सेवरल स्कूल ऑफ थॉट्स। तो ये जो महाकाव्य है उसमें हमें वहाँ के जो समृद्ध व्यापारिक नगरों के माध्यम से 3 राजवंशों की यात्रा कराता है, तीनों की, चोल की भी, चेर की भी और पांडे की भी, जो उस समय के बहुत समृद्ध नगर थे, व्यापारिक नगर थे। साथ ही हमें वहाँ के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो इस थॉट ऑफ स्कूल दर्शन थे उनकी भी झलक प्रस्तुत करता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये हमें ये ऐसा है कि जो हमें तीनों राज्यों के बारे में बताता है। नाउ थिंक अबाउट इट। ऑब्जर्व द स्टेच्यू ऑफ द किंग। अब जो राजा है उसकी मूर्ति को आप ध्यान से देखिए। हाउ इज ही डेपिक्टेड, तो उसको कैसे दर्शाया गया है यहाँ पर। व्हाट डू हिज पिक्चर, क्लॉथिंग एंड एक्सप्रेशन से अबाउट हिज पावर एंड स्टेटस। तो जो उसकी वेशभूषा है, देह मुद्रा है और मुख मुद्रा है, उससे उसकी सामर्थ्य और प्रतिष्ठा के विषय में आपको क्या संकेत मिलते हैं। तो ये किस राजा का है? स्टेच्यू ऑफ किंग करिकाल, जैसे जिसके बारे में आपने पढ़ा है एट द ग्रैंड एनिकट मेमोरियल पार्क इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के ग्रैंड एनिकट ये पार्क में रखा हुआ है, मेमोरियल पार्क में। ठीक है, ये वहाँ की फोटो है। किसकी है? राजा करिकाल की, जिसने तीनों बाकी दोनों राज्यों के राजाओं को हराया था। Now करिकाल अंडरटुक मैनी प्रोजेक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो जो राजा करिकाल था उसने लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की। अमंग देम इज द कल्लानाइयोर ग्रांड एनिकट, ए कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्जन सिस्टम लोकेटेड एट ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक पॉइंट जस्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ द श्रीरंगम आइलैंड। तो जो उसकी परियोजनाएं थी उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? कल्लानई या ग्रैंड एनिकट, जिसको कल्लानई या ग्रैंड एनिकट कहते हैं। ये है क्या? ये एक जल वितरण प्रणाली है, कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्जन सिस्टम। ठीक है, जो कि कावेरी नदी है, जो उसके जो श्रीरंगम द्वीप है, श्रीरंगम आइलैंड, उसके नीचे की ओर भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लोकेशन पे है। इट हेल्प टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द कावेरी टू सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द कावेरी डेल्टा। तो इससे क्या किया गया कि जो कावेरी नदी है उसके पानी को सेंटर की ओर और साउथ कावेरी डेल्टा के क्षेत्रों में मोड़ दिया गया। दिस इनेबल मोर लैंड टू बी ब्रोट अंडर कल्टिवेशन, अर्निंग दिस एरिया एंड नेम राइस बोल ऑफ द साउथ। अब देखिए, जब वहाँ पे पानी की उपलब्धता हो गई तो इस वजह से इसको क्या कहा जाने लग गया?
इसको दक्षिण का अन्न भंडार कहा जाने लग गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइस उगने लग गया और ये भूमि बहुत ज़्यादा कृषि योग्य बन गई। Restored several time in the course of time, it is still in use and help million of people in Tamil Nadu by providing water for irrigation and the supporting agriculture in the region। अब ये जो प्रणाली है वो आज भी चली आ रही है, जो कि तमिलनाडु के लाखों लोगों को सिंचाई के लिए जल, इरिगेशन के लिए पानी उपलब्ध करा करके वहाँ का जो एग्रीकल्चर है, खेती है, उसको सुदृढ़ कर रही है आज भी। ये देखिए, ये उसने बनवाया था पूरा, ठीक है, ए व्यू ऑफ द कलानई और ग्रांड एनिकट, कि जिससे इसका नदी की जो धारा थी वो सेंटर और साउथ कावेरी डेल्टा की ओर मोड़ दी थी इन्होंने, कि ठीक है पानी इधर जाए और वहाँ की ज़मीन को भी उपजाऊ, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाए और आराम से वहाँ पे खेती की जा सके। तो ये करिकाल ने बनवाया था। अब दूसरे राज्य की ओर चलते हैं, द चेराज, जो कि चेर राजवंश था, आल्सो नोन एज द केरल पुत्र और सन ऑफ केरला। इनको केरल पुत्र भी कहा जाता था, चेरों को। द चेराज रूल्ड ओवर द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु एंड केरला विद देयर कैपिटल एट वंजी, प्रेजेंट डे करूर इन तमिलनाडु। तो उन्होंने तमिलनाडु और केरल के जो पश्चिम भाग थे, वेस्ट के पार्ट, उन पर शासन किया। उनकी राजधानी क्या थी? वंजी थी कैपिटल उनकी, ठीक है, जो कि आज का जो प्रेजेंट डे में जो तमिलनाडु में करूर है वो है, वो करूर नगर है, जो कि आज, वो समय में वंजी होता था, चेरों की कैपिटल। दे प्लेड एन एसेंशियल रोल इन shaping the region's culture and economic history, increasing the growth of Tamil Nadu literature and patronizing संगम poets। अब उन्होंने भी जो ये पूरा क्षेत्र था, इसकी संस्कृति और आर्थिक उन्नति में, जो यहाँ के ये कल्चर था और इकोनॉमिक था, दोनों की, सांस्कृतिक भी और आर्थिक उन्नति में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो तमिल साहित्य है, दैट इज संगम साहित्य, उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, इंकरेज किया, और संगम कवियों को इन्होंने क्या किया? आश्रय प्रदान किया, उनके संरक्षक बन के उभरे। द चेराज वर नोन फॉर देयर एक्सटेंसिव ट्रेड कनेक्शंस विद द रोमन एम्पायर इन वेस्ट एशिया, एक्सपोर्टिंग मैनी गुड्स फ्रॉम इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब जो चोर शासक थे वे रोमन साम्राज्य और जो वेस्ट एशिया है उसके साथ में अपने बहुत बड़े व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। द किंगडम बिकम ए हब फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, टिम्बर, आइवरी एंड पर्ल्स। अब जो ये राज्य था वो भारत से मसाले, लकड़ी, हाथी के दांत और मोती जैसी वस्तुओं का निर्यात करते थे। थिंक अबाउट इट। Have you ever wondered how historians uncover the trade relation between two distant kingdoms many centuries ago? अब देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो बहुत कई शताब्दियों पहले और बहुत दूर दूर के दो राज्यों के बीच में कैसे व्यापारिक संबंध थे, उनका पता कैसे लगाते हैं? Let us take a moment to brainstorm and discuss how this information come to light। तो चलिए आप इस पर विचार विमर्श करिए और यह जानकारी कैसे प्राप्त की जाती होगी इसके बारे में सोचिए। द चेरा किंग इशूड ए नंबर ऑफ कॉइन अंडर देयर रेन। तो जो चेर राजा थे उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे सिक्के बनाए, निर्गत किए। डू यू नोटिस द रॉयल एम्बलम ऑफ चेराज ऑन द सच कोइन गिवन बिलो? तो देखिए ये कोइन है, इन पे आप रॉयल एम्बलम आपको दिख रहा होगा, जो चेर राजाओं के सिक्के हैं, ठीक है, राज्य का चिन्ह आपको दिख रहा है चेर राज्य का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द पांड्या, जब पांड्यों के बारे में जानते हैं कि पांड्या कौन थे, वे कहाँ थे। द पांड्याज रूल ओवर पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड द सराउंडिंग रीजन्स विद देयर
कैपिटल एट प्रेजेंट डे मदुरई, गोज बैक सेवरल सेंचुरीज बीसी। तो जो तमिलनाडु और उसके आसपास का क्षेत्र था, पूरा जगह थी, उस पर जो पांड्यन किंग थे वे राज करते थे, आज से कई शताब्दियों पहले से जो कि ये चला आ रहा है। ठीक है, जो आज का इसकी राजधानी क्या थी, प्रेजेंट मदुरई, जो आज का मदुरई है वो इसकी राजधानी है। सक्सेसिव किंग्स एक्सपेंडेड द पांड्यन किंगडम। अब बहुत सारे पांड्य राजाओं ने अपने इसका राज्य का विस्तार किया, इसको एक्सपेंड किया। इन हिज वर्क इंडिका मैगस्थनीज मेंशन दिस किंगडम एज ए prosperous one with a strong administration and the involved in activity trade with distant powers like the Greek and Romans. Apart from much internal trade, Kharwell, for instance, states that get hundred of pearls bought from the Pandya kingdom. अब काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले बताया गया आपको इंडिका के बारे में, जो कि मैगस्थनीज ने लिखी थी, जो कि एक ग्रीक लेखक था। ठीक है, तो ग्रीक के लेखक मैगस्थनीज ने अपनी जो रचना इंडिका है उसमें इस राज्य के बारे में उल्लेख किया है कि ये बहुत ही समृद्ध और सुशासित राज्य था। ठीक है, ये ऐसा मैगस्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में बोला है। और उसने इसके जो इंटरनल ये ट्रेड्स थे, व्यापार था, उसके साथ साथ ग्रीस और रोम के साथ में बहुत दूर की जो राज्य थे उनके साथ भी व्यापार के बारे में लिखा है कि उनके साथ भी ये लोग व्यापार करते थे। अब एग्जाम्पल के लिए जो खारवेल था, उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें पांड्य राजाओं से सैकड़ों मोती प्राप्त हुए। यही बोल रखा है, पर्ल्स ऑफ हंड्रेड ऑफ पर्ल्स, सैकड़ों मोती फ्रॉम द पांड्यन किंगडम। द पांड्या वर आल्सो एन इम्पोर्टेंट नेवल पावर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो पांड्य राजा थे वो भारतीय उपमहाद्वीप के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति भी थे। द लेटर पांड्याज आल्सो कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ऑफ द रीजन। अब जो बाद के उत्तरवर्ती पांड्य नरेश थे, बाद के पांड्य राजा हुए, उन्होंने कला में, वास्तुकला में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में और पूरे क्षेत्र की, समग्र क्षेत्र की समृद्धि में, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। Now think about it. The Pandyas were known for their pearls. तो जो पांड्या जाने जाते थे वे अपने मोतियों के लिए जाने जाते थे। Why do you think pearls were an important article of trade during these times? तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो मोती थे उस समय व्यापार की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? The Pandyas left many inscriptions in which their kings asserted their great concern for their subject welfare and their encouragement to all schools of thought and belief. तो जो पांड्य नरेश थे, पांड्य राजा थे, उन्होंने बहुत सारे अभिलेखों में, ठीक है, ये उल्लेख किया है, जो उन्होंने अभिलेख लिखवाए, इंक्रिप्शंस कराए, उसमें बहुत सारों में उन्होंने ये बताया है कि प्रजा के कल्याण के लिए, किसी भी राज्य के जो नागरिक होते हैं उसको प्रजा कहते हैं, तो प्रजा के कल्याण के लिए वे बहुत ही ज़्यादा सजग थे, मतलब उनका बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे उनके कल्याण का। और उन्होंने सभी स्कूल, सभी दर्शन, परंपराओं और आस्थाओं को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई किसी भी धर्म का दर्शन हो, किसी भी धर्म का आस्था को मानने वाला हो, सबको उन्होंने संरक्षण दिया। वे किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं देते थे, वे सभी के प्रति उनका समान भाव था। Now come to invasions of the Indo-Greek. अब जो इंडो ग्रीक थे उनका आक्रमण के बारे में जानेंगे। उन्होंने यहाँ हमला किया, हमला करके इंडिया पे उन्होंने भी राज किया, तो अब उनके बारे में जानते हैं। चलिए, हैविंग कंप्लीटेड आवर ब्रीफ जर्नी इनटू साउथ इंडिया, इट इज़ टाइम टू रिटर्न टू द नॉर्थ वेयर इज ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज अबाउट टू अकर। तो हमने जो साउथ इंडिया की बहुत ही छोटी जर्नी की है, इसके बाद में हम उत्तर भारत की ओर लौटेंगे, जहाँ इस टाइम में बहुत ही डिफरेंट टाइप का
बिल्कुल अलग तरह की घटनाएं घटित होने जा रही थी। So far we have only visited a few native dynasties, yet the same period also witnessed the arrival of invaders who entered through the northwest frontier and took control of the northwest, northern and central region of the subcontinent. तो अब तक हमने बहुत सारे देसी जो हमारे राजवंश थे, डायनेस्टी थी, नेटिव मतलब देसी राजवंश जो यहीं के थे, उनके बारे में पढ़ा है। लेकिन इस समय में कुछ बाहरी आक्रमणकारी, ठीक है, ये अराइवल ऑफ इन्वेडर्स जो बाहर से आए, जिन्होंने आक्रमण किया, उनका भी आना हुआ। उन्होंने उत्तर पश्चिम जो हमारी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, उत्तर पश्चिम सीमा थी, वहाँ से उन्होंने प्रवेश किया, ठीक है, और प्रवेश करके उन्होंने उत्तर पश्चिम, उत्तर और जो सेंट्रल इंडिया था, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे भूभागों पर अधिकार कर लिया अपना। Now let us first examine the legacy of Alexander's brief campaign in the Indus Plain. तो सबसे पहले हम उस विरासत की चर्चा करेंगे जो कि अलेक्जेंडर के सिंधु के मैदानों में संक्षिप्त अभियान की याद के रूप में रही है। क्योंकि अलेक्जेंडर ने भी पोरस को हराया था ना, और यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन था, इसमें पूरा कब्जा किया था, आगे उसके आगे बढ़ी नहीं थी उसकी सेना, क्योंकि वो डर गई थी घनानंद से, जो मौर्यन एम्परर था उस टाइम का। वाइल रिट्रीटिंग फ्रॉम द एरिया ही हैड कंक्वेर्ड ही लेफ्ट क्षत्रप बिहाइंड। उसने क्षत्रप छोड़े थे पीछे अपने। तो उसने क्या किया था, जितना भी उसने जगह जीते थे उनसे पीछे हटने के बाद में उसने यहाँ पर क्या, क्षत्रपों का शासन हो गया, क्षत्रप्स जो आपने पढ़े हैं। ओवर टाइम these regional rulers established their independent domains and came to be known as the Indo-Greek. अब यही इस समय के इन क्षत्रपों ने क्या किया कि अपने अपने इंडिपेंडेंट राज्य, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इन्हीं को इंडो ग्रीक के रूप में जाना गया। आपको पता चल गया इंडो ग्रीक कौन थे? तो अलेक्जेंडर ने जो क्षेत्र जीते थे उन क्षेत्रों पे वो क्षत्रप का राज हो गया, वो छोड़ के गया, वे क्षत्रप के शासन थे, वे सब इंडिपेंडेंट हो गए अलेक्जेंडर के मरने के बाद, और उन्हीं को बाद में इंडो ग्रीक बोला गया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, द एरियाज इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रफली प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वर एन इजी टारगेट फॉर द इंडो ग्रीक्स। तो जो ये इंडो ग्रीक थे, जो मौर्य वंश का समाप्त हो गया, अंत हो गया उसका, क्योंकि वही सबसे बड़ी पावर थी नॉर्थ में। तो उसके बाद में उन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, जहाँ जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है, उसके क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर इनके हमले शुरू हो गए। However, while they arrived as conquerors, they were much influenced by the rich local culture. जबकि वे आए तो थे विजेता के रूप में, कंक्वेर जीतने वाले, क्योंकि वे विजेता थे, जीते थे इस यहाँ के लोगों के साम्राज्य को। तो वे जो समृद्ध स्थानीय संस्कृति थी भारत की उस समय की, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए वे। दिस कल्चरल इंटरेक्शन लीड टू ए ब्लेंड ऑफ ग्रीक एंड इंडियन एलिमेंट इन गवर्नेंस, आर्ट, लैंग्वेज एंड डेली लाइफ, शेपिंग द कल्चर लैंडस्केप ऑफ द रीजन। अब जैसा ही वे हमारी जो स्थानीय संस्कृति थी भारत की, उससे प्रभावित होते हुए तो इसके संपर्क में आकर उन्होंने जो शासन था उस समय का, कला थी, भाषा थी, और जो दैनिक जीवन था, उसमें ग्रीक और इंडियन दोनों के तत्व मिल गए। ठीक है, इन दोनों तत्वों ने मिलके, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ का कल्चर था उसको भी अपनाया और अपना कल्चर भी साथ में लेके आए थे, तो दोनों कल्चर मिक्स होकर यहाँ पर एक नया ही पूरा सांस्कृतिक परिदृश्य उभर के आया, जिसको इंडो ग्रीक बोला गया। द हेलियोडोरस पिलर नियर विदिशा, मध्य प्रदेश इज ए नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ सच कनेक्शंस। अब विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके पास में हेलियोडोरस का स्तंभ है, तो वो ऐसे संबंधों का एक एग्जाम्पल है। इट इज नेम्ड आफ्टर एन इंडो ग्रीक
ambassador, who is in his inscription praises वासुदेव एज द गॉड ऑफ गॉड्स। तो इसका जो नाम है वो एक इंडो ग्रीक राजदूत, इंडो ग्रीक का एक राजदूत था, एम्बेसडर था, उसके नाम पर पड़ा है, जिसने अपने सभी अभिलेख में जितने भी इंक्रिप्शंस थे, उसके अभिलेख थे, उनमें वासुदेव की स्तुति किस रूप में की है? देवताओं के देवता, गॉड ऑफ गॉड्स, देवताओं के देवताओं के रूप में की है। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो स्टेट्स 3 इमोर्टल precepts, footsteps when practiced lead to heaven, self restraint, charity, consciousness। तो ये जो इंक्रिप्शन है, अभिलेख है, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 3 अमर उपदेश इसमें है। वो क्या क्या है? आत्म संयम है, ठीक है, सेल्फ रेस्ट्रेंट जिसको कहते हैं आत्म संयम, चैरिटी है जिसको दान कहते हैं, और कॉन्शियसनेस है जिसको चेतना हम कहते हैं, कॉन्शियसनेस कि आप कितने कॉन्शियस हैं। तो जिसका ये क्या करता है? व्हेन प्रैक्टिस लीड टू हेवन, जिनका आचरण स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। इसका मतलब अगर आप 3 चीज़ें करोगे, इसमें लिखा हुआ है कि आप आत्म संयम, सेल्फ रेस्ट्रेंट रहोगे, चैरिटी करोगे और कॉन्शियसनेस रहोगे, चेतना आप में रहेगी, तो आप स्वर्ग में जाओगे। ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस इन नॉर्थ इंडिया, जब उत्तर भारत में खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, उस टाइम में आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी इंडो ग्रीक कॉइन्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए, विच हैव प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट दीज रूलर, जिन पर जो उस समय के राजा थे उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। दोज कॉइन्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल, ऑफन पोर्ट्रेइंग ए किंग ऑन वन साइड एंड ग्रीक डाइटीज ऑन अदर। तो जो उस समय के सिक्के थे वे किसके बने हुए थे? गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, निकल के बने हुए थे। उन पे एक तरफ तो राजा की फोटो होती थी और दूसरी तरफ में जो ग्रीक के देवता होते थे, ग्रीक डाइटीज, उनकी फोटो होती थी। हाउएवर सम कॉइन्स इंस्टीड डिपिक्टेड इंडियन डाइटीज लाइक वासुदेव, कृष्ण एंड लक्ष्मी। यद्यपि बहुत सारे सिक्कों पर वासुदेव, कृष्ण और लक्ष्मी जैसे भारतीय देवी देवता भी बने हुए थे। द रूल ऑफ द इंडो ग्रीक एंडेड विद द इन्वेंशन ऑफ द इंडो-सिथियन और शक सीज ए लिटिल ब्लो। तो अब जो इंडो ग्रीक का हमारे यहाँ पर शासन था इंडिया में, वो कैसे खत्म हुआ? जो इंडो-सिथियन थे, जिनको शक कहते थे, उन्होंने यहाँ पर हमला किया, आक्रमण किया, इन्वेशन किया और उनको इंडो ग्रीक को खत्म कर दिया, इनके राज्य को। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट डू यू थिंक माइट हैव बीन द मीनिंग ऑफ हैविंग डाइटीज लाइक वासुदेव, कृष्ण और लक्ष्मी ऑन द सम इंडो ग्रीक कॉइन्स। तो देखिए, जो ये इंडो ग्रीक सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, उन पर वासुदेव, कृष्ण या लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं के चित्र होने का क्या मतलब रहा होगा? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक इंडो ग्रीक कॉइन दिखाई गई है, एन इंडो ग्रीक सिल्वर कॉइन वाज वासुदेव कृष्ण और वन साइड, जिसमें एक तरफ वासुदेव कृष्ण को दिखाया गया है। नाउ डोंट मिस आउट द शक, समटाइम्स कॉल्ड इंडो-सिथियन, आल्सो invaded the northwest of the subcontinent and ruled from the later part of the 2nd century BC to 5th century C। तो ये जो शक या इंडो-सिथियन थे, जिनको इंडो-सिथियन भी कहते हैं, उन्होंने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर आक्रमण किया और लगभग दूसरी 2nd BCE से 5 CE कॉमन एरा तक शासन किया। Their kingdom rose to power after the Indo-Greek and they were in power until the arrival of the Kushanas। तो इनका जो उदय था वो इंडो ग्रीक को इन्होंने हराया था, उनको हराने के बाद में ये पावर में आए, और जब कुषाण आए, कुषाण, उनके आने तक ये अपने सत्ता में रहे। It was during this period that the Sak Samvat calendar was developed। तो इस अवधि के दौरान ही शक संवत कैलेंडर विकसित किया गया। इट इज 78 ईयर्स बिहाइंड द ग्रेगोरियन कैलेंडर एक्सेप्ट फ्रॉम जनवरी मार्च व्हेन इट इज बिहाइंड बाय 70
9 ईयर्स। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसको हम आज फॉलो कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। जो पूरा वर्ड आज जिसको मान के चल रहा है उसकी इसी को बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। इससे ये 78 साल पीछे का है उस, ठीक है। जनवरी से मार्च को छोड़कर यह 79 साल पीछे होता है अगर आप जनवरी से मार्च भी छोड़ दो। इट वॉज एडोप्टेड एज द इंडियन नेशनल कैलेंडर इन 1957। इसको हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर भी स्वीकार किया गया 1957 में। किसको? शक संवत कैलेंडर को। तो आप देखेंगे कि आपको 2 डेट डली मिलेंगी हर जगह, जो भी भारत सरकार का राज्यपत्र होगा। जैसे ऊपर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भारत का राजपत्र है। नोटिस हाउ डेट्स आर प्रोवाइडेड इन बोथ ग्रेगोरियन एंड शक संवत इराज ऑन दिस ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये दिख तो रहा नहीं, मैं इसको देखता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है आपका। ये देखिए 2024 और 1946, ये शक संवत के हिसाब से है और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, दोनों डेट यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलेंडर में भी देखें, कैलेंडर में भी आपको शक संवत मिलेगा जनरली। तो आपने अभी तक इंडो ग्रीक आए, इंडो ग्रीक के बाद में इंडो सिथियन आए जिनको शक बोला गया, उन्होंने उनकी जगह पे वे आ गए। अब इनको हरा करके कुषाण आए, तो द इमरजेंस ऑफ द कुषाणाज। अब हम कुषाणों के उदय के बारे में पढ़ेंगे कि कुषाण कैसे आए। द कुश और कौन थे? द कुषाणाज ओरिजिनली फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। वे कहाँ के निवासी थे? सेंट्रल एशिया के निवासी थे। एंटर्ड इंडिया प्रोबेबली इन 2nd सेंचुरी सी, जो कि भारत में 2nd सेंचुरी सी में, कॉमन एरा में, 2री शताब्दी में आए थे। एट इट्स पीक देयर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू लार्ज पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया। तो जब उनका साम्राज्य अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर था, उस समय उनके साम्राज्य मध्य सेंट्रल एशिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया के बहुत विशाल भूभाग तक फैला हुआ था। देयर रूल मार्क ए पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव कल्चर intermixing and had a profound impact on the history of the Indian subcontinent। तो जो उनके शासन में बहुत सारे सांस्कृतिक मेलजोल देखने को हमें मिलते हैं। तो इसका भारत के जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसके इतिहास पर बहुत गहरा प्रोफाउंड इम्पैक्ट, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। When he was not busy with his military campaign, Kanishk encouraged art and culture leading to the development of new artistic style। तो जब कनिष्क उनके टाइम का कुषाणों का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट रूलर हुआ है, उसका नाम कनिष्क था, ठीक है। जब वो अपने सैन्य अभियानों में व्यस्त नहीं रहते थे, तो तब वो क्या करते थे? आर्ट को, कल्चर को वो लीड करते थे, प्रोत्साहन देते थे, ठीक है, जिससे कि नई नई कला शैलियों का विकास हुआ, न्यू आर्टिस्टिक स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ उस समय में। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, केयरफुली ऑब्जर्व दिस मैसिव स्टैच्यू 1.8 मीटर हाई एंड नोटिस द क्लोथिंग, वेपन एंड फुटवियर। तो जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्टैच्यू 1.8 मीटर ऊंचा है। तो आप इसके कपड़े, इसके वेपन, जो ये वेपन लिए हुए है, और जूतों को देखिए, ये जूते देखिए, ये वेपन देखिए, ये इसकी क्लोथिंग देखिए, ये भी वेपन ही है। व्हाट डज इट टेल अस अबाउट दिस फिगर? तो इस फिगर से आपको क्या पता चलता है? दिस फेमस हेडलेस स्टेचू ऑफ द इज ऑफ द किंग कनिष्क, प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। तो ये जो बिना सिर का आपको मूर्ति दिख रही है, ये कनिष्क की है, जो कि संभवतः कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था उस समय का, ठीक है, सबसे पावरफुल रूलर था कुषाण वंश का, पूरे कुषाण डायनेस्टी का। द ब्राह्मी इंक्रिप्शन ऑन द स्टेचू रीड महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क। तो इस मूर्ति पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है कि महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क, जिसका मतलब है दैट इज द ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग, सन ऑफ गॉड कनिष्क,
जिसका मतलब है कि राजाओं का राजा, महाराजा, देवताओं का पुत्र कनिष्क। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, ऑब्जर्व द कॉइन केयरफुली, इनको ध्यान से देखिए आप। हु बिसाइड द एम्परर अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो आपको इन सिक्कों पर सम्राट के अतिरिक्त, एम्परर के अलावा और कौन इस मुद्रा पर अंकित है, आपको दिख रहा है किसका फोटो, देखिए देखिए शिव का, ठीक है, ये देखिए देवी देवता का है। तो ये जो कॉइन थी ऊपर वे कनिष्क के टाइम की थी, जो कनिष्क ने सिक्के जारी किए थे अपने समय में। ऑन द फर्स्ट कॉइन कनिष्क इज शोन हेडिंग होल्डिंग ए स्पीयर, टाइटल किंग ऑफ किंग्स। तो जो पहला सिक्का है लेफ्ट साइड में, उसमें क्या दिखाया गया है, कनिष्क को भाले के साथ में, स्पीयर मतलब भाला, भाले के साथ में राजाधिराज की उपाधि धारण करते हुए दिखाया गया है, किंग ऑफ किंग्स, राजाधिराज, राजाओं का राजा। वाइल द अदर साइड फीचर्स बुद्धा विद द इंक्रिप्शन बुद्धा इन ग्रीक स्क्रिप्ट, ग्रीक में ऐसे लिखा गया है बुद्धा। तो इसके दूसरी तरफ क्या है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है जिस पर ग्रीक लिपि में बुद्धा लिखा है। On the second coin, an emperor appears on one side and Shiv with the bull Nandi on other. तो जो दूसरा सिक्का है उसमें एक तरफ आपको सम्राट का चित्र दिख रहा है उस टाइम के एम्परर का, और दूसरी ओर शिव जी को, जो हम शिव हैं आज की पूजा करते हैं, उनको नंदी के साथ में दिखाया गया है। लेट अस रिफ्लेक्ट ऑन द फॉलोइंग, चलिए अब नीचे जो बिंदु दिए गए इन पर हम विचार करें। Why would a powerful ruler feature Buddha and Shiva on his coin? अब जो शक्तिशाली शासक थे, रूलर थे, उन्होंने अपने सिक्कों पर महात्मा बुद्ध और शिव जी को क्यों अंकित करवाया, क्यों गुदवाया होगा? What does it say about his values and प्रायोरिटीज? तो यह उसके मूल्य और उसकी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताओं के बारे में क्या दर्शाता है? कैन यू फाइंड मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ सच सिंबॉलिक करेंसी? तो क्या आप आज के भी कुछ जो मॉडर्न एग्जाम्पल्स हैं, आधुनिक उदाहरण हैं, जानते हैं जहाँ पर जो करेंसीज हैं उन पर कोई प्रतीकात्मक चित्र अंकित किए जाते हैं? द कुशानाज हेल्ड कंट्रोल और सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द सिल्क रूट ऑन द नेक्स्ट पेज, एंड ड्यूरिंग देयर रेन ट्रेड ग्रू कनेक्टिंग इंडिया विद अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड वेस्ट। तो जो कुषाण थे उन्होंने रेशम मार्ग, जो कि अगले आपको चित्र में दिखाया भी गया है, सिल्क रूट, उसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था उन्होंने, जिसके कारण उनके शासनकाल में जो ट्रेड था उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, प्रगति हुई, वृद्धि हुई, जिसने भारत को एशिया के दूसरे भागों और पश्चिम देशों से जोड़ दिया। कंटिन्यूइंग द ट्रेंड सेट अंडर द इंडो ग्रीक रूलर्स। तो जो इंडो ग्रीक शासक थे उनके समय में जो परंपराएं, ट्रेडिशन, ये ट्रेंड मतलब वो कर दिए थे, स्थापित कर दिए गए थे, परंपराओं को जारी रखा उन्होंने। उनको कुषाण आर्ट एंड आर्किटेक्चर एग्जेम्प्लीफाइड बाय द गंधारण मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल। देखिए ये जो कुषाण आए, इन्होंने जो इनसे पहले शासक थे, इंडो ग्रीक थे, उनके द्वारा जो उन्होंने एक शैली बनाई थी चित्रकारी की, उसको तो जारी रखा ही, साथ में जो गांधार कला थी और मथुरा कला शैली थी, उसके द्वारा भी कुषाण कला और वास्तुकला ने भारत और ग्रीक शैलियों के मिला करके बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की। द स्कल्पचर्स feature a variety of deities reflecting the peaceful coexistence of various schools of thought। तो जो उस समय की मूर्तियां हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट देवताओं को के चित्र हमें मिलते हैं, जो कि बहुत सारी अलग अलग विचारधाराओं के शांतिपूर्ण कोएग्जिस्ट मतलब सह अस्तित्व को दर्शाते हैं, कि सभी उस समय में जो जितने भी अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग उसको धर्म को मानने वाले, सब एक साथ बड़ी शांति से रहते थे। दिस इरा सो द राइज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाइटीज। तो इस समय में जो देवता होते थे, डाइटीज होते थे, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होने लग गया, आदमियों की तरह, ठीक है, लाइक सूर्या द सन गॉड,
तो जो सूरज था उसको क्या मान लिया, देवता मान लिया एक। तो उसका भी यहाँ पे फोटो बनाया, विच लुक्ड मोर सिमिलर टू ह्यूमंस एंड द इंक्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस आर्ट, जो कि बहुत हद तक ह्यूमंस के तरह ही दिखते थे। इससे धार्मिक कला के विकास में वृद्धि हुई, जो धार्मिक कला थी उसमें वृद्धि हुई। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर टेम्पल आर्किटेक्चर इन द सब कॉन्टिनेंट, जिसने जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है बाद में मंदिर की आर्किटेक्चर के लिए भी एक आधार, एक बेस तैयार किया, ग्राउंड वर्क। तो जो आपको आज के समय में ये आदमियों की शक्ल जैसे राजा भगवान दिखते हैं, गॉड दिखते हैं, डाइटीज दिखते हैं, वो उस समय की देन है, मथुरा और गांधार कला की। द गांधार स्टाइल विच इमर्ज इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब ब्लेंडेड ग्रीको रोमन एलिमेंट्स विद इंडियन फीचर्स। अब जो एक गांधार कला की शैली थी, ठीक है, गांधार स्टाइल थी, वो क्या थी, मेनली पंजाब के जो वेस्टर्न पार्ट थे उनमें डेवलप हुई थी। इसमें क्या था कि जो ग्रीक रोमन और भारतीय तत्व थे दोनों का मिक्सचर था, इसमें दोनों दिखाई देते थे। मोस्ट स्कल्पचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम दिस ट्रेडिशन वर क्राफ्टेड इन इंट्रिकेट डिटेल फ्रॉम ग्रे ब्लैक सिस्ट स्टोन। तो ये जो शिल्प थी वे ग्रे और ब्लैक, स्लेटी और काले जो सिस्ट स्टोन होते थे उन पर बहुत ही बारीकी से विवरण के साथ में तराशी गई हैं। तो बहुत बारीकी से तराश के उनको बनाया गया, किस पे, ग्रे और ब्लैक सिस्ट स्टोन पे। इन पर्टिकुलर स्कल्पचर्स प्रोड्यूस मैनी फाइन बुद्धा इमेज विद रियलिस्टिक एनाटॉमी एंड फ्लोइंग रोब्स। तो स्पेशली जो बुद्ध की, महात्मा बुद्ध के प्रतिमा हैं, ठीक है, इमेजेज हैं, उनमें इसका बहुत ही ज़्यादा अद्भुत सौंदर्य देखा जा सकता है, जिनमें उनके शरीर और उड़ते हुए वस्त्र बिल्कुल एकदम रियल प्रतीत होते हैं, रियलिस्टिक लगते हैं कि जैसे बिल्कुल सही में उड़ रहे हैं। हेड ऑफ ए बुद्धिसत्व द फ्यूचर बुद्धा फ्रॉम द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो गांधार कला की शैली में निर्मित एक बोधिसत्व यानी भावी बुद्ध, जो आगे का बुद्ध है, उसका सिर का पार्ट है, सिर का भाग है। नोट द फ्यूजन ऑफ इंडियन ग्रीक फीचर्स। अब इसमें आप भारत और ग्रीक की विशेषताओं के जो इकट्ठा कंबाइन हो रखे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि कौन सी इसमें ग्रीक के हैं, कौन सी भारत के कल्चर से ली गई हैं। थिंक अबाउट इट, डू यू नो वेयर गांधार इज। क्या आप जानते हैं कि गांधार कहाँ पर है? डज इट रिमाइंड यू ए कैरेक्टर फ्रॉम द एपिक महाभारत। क्या आपको ये महाभारत के कैरेक्टर की याद नहीं दिलाता है? महाभारत आपने सुना है कि उसमें भी गांधार था, गांधार नरेश शकुनी। तो इस तरह से जो कुषाण थे उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया इसके गांधार स्टाइल में और मथुरा स्टाइल में पिक्चर बनाने में। ये देखिए, इस पिक्चर में आपको पुराने टाइम के जो ट्रेड रूट होते थे, सिल्क रूट वगैरह, ये सारे दिखाए गए। देखिए अलेक्जेंड्रिया कितना इंपॉर्टेंट था, वहाँ से 5 तरफ रास्ता जाता था। तो इस तरह से पूरा इसको शो करता है। देखिए इसमें भी जो ग्रीन में दिखाया गया है मेन सिल्क रूट दिखाया गया है, ये अदर रूट्स हैं रेड में जितने भी हैं, बट जो मेन सिल्क रूट है वो ये है ग्रीन पट्टी में, जो चाइना से शुरू हो रहा है और आगे तक आपको दिखाया गया है। द मथुरा स्टाइल डेवलप इन द मथुरा रीजन ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। तो जो मथुरा स्टाइल थी, मथुरा कला शैली थी, वो कि आज के वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मथुरा जो क्षेत्र है उसमें विकसित हुई थी। एंड इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट इंडियन स्टाइल, जो कि एक विशिष्ट भारतीय कला के रूप में जानी जाती है। अनलाइक द गांधार स्टाइल, इट प्राइमरली यूज रेड सैंडस्टोन फॉर इट्स स्कल्पचर एंड रिफ्लेक्ट लेस इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्रीको रोमन एस्थेटिक्स। तो जैसे गांधार कला में क्या ग्रे ब्लैक स्टोन यूज होता था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर का यूज हो रहा है इस शैली में, ठीक है। दिस आर्ट फॉर्म इज नोन फॉर इट्स डिपिक्शंस ऑफ इंडियन डाइटीज इंक्लूडिंग कुबेर, लक्ष्मी, शिव, बुद्धा, यक्ष एंड यक्षिणीज एंड जनरली
प्रोड्यूस फ्यूलर फिगर विद स्मूथ मॉडलिंग। तो इस शैली की जो विशेषताएं हैं वो भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए जानी जाती है, जिसमें कि कुबेर, लक्ष्मी, शिव, बुद्ध, यक्ष और यक्षिणों की मूर्तियां सम्मिलित हैं। और इन मूर्तियों में शरीर की जो आकृतियां हैं वे मृदुलाकार, गोल मटोल और चिकनी होती हैं। फ्यूलर फिगर मृदुलाकार और स्मूथ मॉडलिंग गोल मटोल होती हैं। देखिए कैसे यहाँ पे गोल मटोल दिखाया गया है, पैर भी, पेट भी। तो ये आपको मथुरा कला का कुबेर, गॉड ऑफ वेल्थ फ्रॉम द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये कुबेर की चित्र दिखाई गई है जो कि वेल्थ का गॉड है, ठीक है, धन का स्वामी। डिड यू मिस द प्रोमिनेंट मोस्टैच? क्या आपने इनकी मूछों को देखा? मस्टैच इज ए डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ सम इंडियन स्कल्पचर्स। तो जो मूछें हैं ये कुछ भारतीय मूर्तियों की एक विशेषता है, जो आपको बाहर कहीं मूछें देखने को नहीं मिलेंगी किसी और कला में। लेट अस एक्सप्लोर, आइए पता लगाएं। नाउ दैट यू आर फेमिलियर विद द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मथुरा एंड गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट। तो इससे आपको जो एक बेसिक है बिल्कुल एकदम मथुरा और गांधार कला की शैलियों का मूल है, उसके बारे में आप परिचित हो चुके हैं। स्टडी द पिक्चर ऑफ आर्टिफैक्ट्स गिवन इन फिगर 6.27। तो अगले पेज पर जो 6.27 में कलाकृति दी गई है, अब आप उनको पहचानिए। ऑन द राइट पेज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई विच स्कूल ऑफ आर्ट ईच आर्टिफैक्ट बिलोंग टू। तो जो नीचे ये दिए गए हैं आपको कला बना के चित्रकारी कलाकृति, ये किस शैली से संबंधित है आप पता लगाइए। राइट योर ऑब्जर्वेशन विद जस्टिफिकेशन, डिस्कस योर आंसर विद योर क्लासमेट्स। तो आप अपने जस्टिफिकेशन के साथ में उसके आंसर लिखिए और अपने साथियों के साथ भी इसकी चर्चा करिए, क्लासमेट्स के साथ में। Now, despite the political conflict and power struggle, the period saw remarkable cultural exchange and assimilation. देखिए, जब आपने देखा कि ये जो काल था, इस दौरान सत्ता के लिए बहुत सारे राजनीतिक संघर्ष, लड़ाइयाँ हुई, प्रतिस्पर्धा हुई, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो समय था वो आदान प्रदान के द्वारा एक बिल्कुल मिक्स सांस्कृतिक धरोहर का भी था, कि सारी जो संस्कृतियाँ थी वो एक दूसरे में घुल मिल जा रही थी। This shared heritage is evident in art and architecture, where style interacted but with the dominance of India themes, especially Hindu and Buddhist ones. तो ये जो विशेष रूप से कला या उस समय की वास्तुकला थी उसमें दिखता है, दृष्टिगोचर हो रहा है, ठीक है, जहाँ शैलियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, लेकिन उसमें भी जो भारतीय विषय थे, स्पेशली हिंदू और बौद्ध परंपराएं, वे मेन रही, स्पेशली वे मुख्य बनी रही। इट वाज आल्सो द एज व्हेन संस्कृत लिटरेचर फ्लोरिश्ड। तो ये वो समय था जिसमें संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष, फ्लोरिश मतलब उत्कर्ष, बढ़ना, उत्कर्ष हुआ। विद इन पार्टिकुलर द कंपोजिशन ऑफ मेजर इंडियन टेक्स्ट सच एज महाभारत एंड द रामायण रेफर टू चैप्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैनी इन वन इन ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक। तो पर्टिकुलरली इस समय में जो महाभारत और रामायण थे, ऐसे महाकाव्यों का संकलन हुआ, वे लिखे गए इस समय में। रिकॉग्नाइजिंग दीज कनेक्शंस इंकरेजिंग अस टू व्यू दिस टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट नॉट एज कन्फाइंड टू एनी वन किंगडम और रूलर बट एज ए डायनेमिक प्रोसेस दैट वर्क थ्रू इंटरेक्शन एंड एसिमिलेशन ओवर टाइम। तो इतिहास के जो आपने ये चित्रपट देखा है, टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट को किसी राजा या राज्य की दृष्टि से देखने की जगह पर आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया के रूप में समझिए, जो समय के साथ साथ जो कल्चर थे वहाँ के, उनके आदान प्रदान और उनके एसिमिलेशन, एक दूसरे में समावेश, जुड़ जाने के द्वारा डेवलप हुई है। तो ये देखिए, ये आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कौन सी गांधार आर्ट की है, कौन सी मथुरा आर्ट की है। अब ये आपकी क्या आ गई, जो आपको बोला गया था कि ये आप एक टाइम स्केल पे चलिए, एक सीधी लाइन खींचिए, उसमें आप देखिए कि किस किस सन में कौन कौन हुआ। ये आपके लिए आगे इजी करके दिखाया गया है यहाँ पर कि इसको माना गया 0,
ठीक है, ये पास्ट BCE, बिफोर कॉमन एरा, और ये CE जैसा कि आपको दिखा रखा है नीचे। तो कितने साल पहले जीरो से कितने साल पहले पुष्यमित्र शुंग हुए, फिर कौन आए, यहाँ देखिए आप, फिर चेदी दिखाए आपको, फिर उसी समय में शुंग भी दिखाए, ये तो शुंग थे ही आपके, फिर खारवेल आए, चेदी वंश, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी आपने पढ़ा है, किसका है, सातवाहन का, फिर कनिष्क का, फिर करिकाल। तो देखिए पूरा पट्टी पे आपको आसानी से लर्न भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। ये जो दिखाए गए ये सिक्के दिखाए गए हैं, कोयन, कि किसने, ये शुंग के समय की कोयन है, ये कुषाणों के समय की है, ये इंडो ग्रीक की है, ये शक के समय की कोयन है, और ये क्या है, सातवाहनों के टाइम की कोयन। देखिए आपने देखे थे सबके फ्लैग, हर एक डायनेस्टी के, ये चोलचेर पांड्या के फ्लैग यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो बिफोर वी मूव ऑन, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जो चैप्टर में पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। द पीरियड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर वर करेक्टराइज्ड बाय इमर्जेंस ऑफ मैनी बिग एंड स्मॉल किंगडम अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। तो जो मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ उसके बाद भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ, जो आपने पढ़ा है। द इंटरनल कन्फ्लिक्ट वर कपल विद फॉरेन इन्वेंशन विच टुगेदर लीड टू ए पीरियड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। तो खुद के इंटरनल कन्फ्लिक्ट, आंतरिक संघर्षों के साथ साथ बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी हुए उस समय में, जिसके फलस्वरूप जो राजनीतिक शक्तियां थी उनका पुनर्गठन, दोबारा से पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो बहुत फ्रिक्वेंट राजनीतिक शक्तियां चेंज हुई। दिस पीरियड विटनेस ए dialogue of varieties culture that absorb each other influence to create new style of art, architecture, coinage, etc., which ultimately a dominance of Indian theme and flourishing संस्कृत लिटरेचर। तो ये जो टाइम था इसमें अलग अलग तरह की संस्कृतियों के बीच में संवाद, संस्कृति का आदान प्रदान के साथ साथ कला, स्थापत्य और जो कॉइन था, मुद्रा थी, उस जैसी नई शैलियों का डेवलपमेंट हुआ। इन शैलियों में जो भारतीय विषय की प्रधानता दिखाई दी तथा जो संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष भी हुआ। तो इस सारी जो थी उसमें सब में जो भारतीय विषय थे उनकी प्रधानता दिखाई दी, कि जो बाहर के इन्वेडर्स भी आए उन्होंने भी भारत का जो कल्चर था उसी को एडोप्ट किया। दिस टाइम वाज आल्सो मार्क्ड बाय रिमार्केबल डेवलपमेंट इन ट्रेड एक्टिविटीज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यही वो समय था जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो ट्रेड एक्टिविटीज थी, व्यापारिक गतिविधियां थी, उनमें बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय विकास भी हुआ। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये काफ़ी अच्छा पार्ट था जिसमें आपको पता चला कि कैसे कैसे टाइम के साथ साथ पहले हमारे खुद के यहाँ के राजा थे, उसके बाद में बाहर के विदेशी राजा भी आए और उन्होंने कैसे हमारी जो संस्कृति थी, हमारा कल्चर था, उसको एडोप्ट किया और उसमें अपने भी जो उनके कल्चर के अच्छी चीज़ें थी उनको मिक्स करके नए नए कला, संस्कृति, आर्ट, आर्किटेक्चर के नए नए तरीके, नई नई चीज़ें बनाई, जो आपने पूरे चैप्टर में देखी हैं। तो इनको आप बड़ी ही बारीकी से इन पर विचार कीजिए, देखिए कि उस समय में लोग कितने ज़्यादा, राजाओं ने कितना ज़्यादा प्रोत्साहन दिया उस समय में आर्ट को, आर्किटेक्चर को और कल्चर को। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।